माई सेल्फ अभी एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूपीएससी गो चैनल। हम डेली द हिंदू एनालिसिस का टॉपिक, डेली करंट अफेयर्स पढ़ाई करते हैं। आज हम क्या टॉपिक देखने वाले हैं? आज हम 11 अक्टूबर की जो द हिंदू एनालिसिस के डेली करंट अफेयर्स आते हैं उनका एनालिसिस करने वाले हैं। हमारे चैनल की सबसे खास बात क्या है कि इस चैनल के अंदर हम डेली जो अपने हाथ के रिटन नोट्स होते हैं, हैंड रिटन नोट्स, उनको लिखते हैं और उनसे ही नोट्स बनाते हैं। इससे क्या होता है कि जो 50 मिनट की वीडियो बनती है नॉर्मली जो यूट्यूब्स पे, यूट्यूब जो है वहाँ पर अगर 50 मिनट की कोई वीडियो है तो यहाँ 20 से 25 मिनट में कंप्लीट हो जाती है, प्लस सारा कंटेंट सिमिलर और उससे भी ज़्यादा कंटेंट और बहुत ही सिंपल, इजी और अंडरस्टैंडिंग मैनर में। तो आपको अगर अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ कमी है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसको इंप्रूव करूँगा और इंप्रूवमेंट के साथ हम सब मिलके इंप्रूवमेंट के साथ आगे बढ़ेंगे। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ चेंज करना है तो आप मुझे बोलिए, आई विल श्योरली डू इट। ठीक है, और इसके साथ ही मैं टेलीग्राम का लिंक भी दे दूंगा साथ में, उस पर आपको नोट्स भी अपलोड कर दूंगा नेक्स्ट डे। पहले आप इसको पढ़िए। अगर आप हो सकता है कि अपने हाथ से नोट्स बनाएंगे मेरे साथ साथ, तो मैं कह रहा हूँ कि ये आपके लिए इतना इफेक्टिव रहेगा कि पास होना बहुत सिंपल हो जाएगा। क्योंकि अगर मेरे को 22 मिनट लग रहे हैं तो आपको भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट अगर डेली आपके हाथ के नोट्स होंगे, जो नोट्स मैंने बना रखे हैं सिर्फ उनको राइट डाउन ही करना है, तो इतना ईजी हो जाएगा आपके लिए। बट अगर आपको लगता है कि आप नोट्स नहीं बना पा रहे हो तो पहले एक बार मेरे से समझ लीजिए, उसके बाद आप वो नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए जैसा आपको सूटेबल लगे। चलो फाइनली वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले इजराइल रिटेक्स गाजा बॉर्डर एरियाज एज टोल क्रॉसेस 3000। देखो अभी क्या है कि सबसे मेन अभी हॉट न्यूज़, एक ही न्यूज़ चल रही है, इजराइल और पैलेस्तीन का वॉर, जो कि हमास ने इजराइल पर वॉर छेड़ दिया था। उन्होंने 7 तारीख को क्या किया कि 5000 रॉकेट एक साथ इजराइल के ऊपर, एक साथ 5000 रॉकेट दाग दिए थे। और कितने 5000 रॉकेट, और इसके कारण जो इजराइल का आयरन डोम है वो भी उस चीज़ से कंफ्यूज हो गया और उसने सिर्फ वो कुछ रॉकेट को ही मार पाया। तो इसके कारण क्या हुआ, बहुत सारे रॉकेट इजराइल के जो रेजिडेंट्स एरिया है वहाँ पर आके गिर गए, रेजिडेंशियल एरिया के अंदर गिर गए, और उसके कारण बहुत बड़ा इजराइल को भी बहुत सारा नुकसान हुआ, बहुत सारे इजरायली लोगों की डेथ हुई। तो अभी धीरे धीरे इजराइल ने भी गाजा बॉर्डर एरिया को धीरे धीरे रिटेक करना स्टार्ट कर दिया है। इजराइल ने उसके रिटेलिएशन में गाजा पट्टी को बिल्कुल ही समाप्ति कर दिया है। एक तरह से वहाँ पे कोहराम मचा दिया है इजराइल ने, वहाँ पे बरसात कर दी है किनकी, जो अपने मिसाइल से उनकी सबकी। तो इस तरह जो रॉकेट्स हैं, इजराइल भी अब बराबर वॉर के मूड में ही है और वॉर जोन में अभी इजराइल और दोनों का चल रहा है। तो ये चीज़ें सभी ने पढ़ी हुई है और ये अपने लिए काम की नहीं है। और इससे रिलेटेड टॉपिक हम ऑलरेडी कल पढ़ चुके हैं, परसों पढ़ चुके हैं, पहले दिन पढ़ चुके हैं। तो अभी मेरे हिसाब से आज पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगेगा तो हम क्या करेंगे, इसको कल वापस पढ़ लेंगे, क्योंकि अभी डेली ये न्यूज़ आती रहेगी। तो ये अभी उस चीज़ को बार बार पढ़ेंगे तो कोई सेंस नहीं है। लेकिन हाँ, ऑलरेडी 3 दिन से अपन पढ़ चुके हैं, तो अभी नाउ इसको सिंपल इस टॉपिक को समझ लिया है। और अपन उसके बाद क्या करेंगे, इसको अगर आपको समझना है तो अपन क्या करेंगे, लास्ट में हम सब मिलके इसको एक बार क्विक रिव्यू ले लेंगे, सिर्फ अपने मुंह से, ना कि अपन इसमें से नहीं देखेंगे न्यूज़ में से, सिर्फ अपने मुंह से कि हाँ इसके अंदर कब किसकी स्थापना हुई, कब क्या हुआ था, सिर्फ सिंपल समझने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है टॉपिक अपन देख लेते हैं 1 सेकंड। जैसे मोदी स्पीक्स टू नेतन्याहू कंडेम्स अटैक ऑन इजराइल। अभी क्या हुआ कि कल नेतन्याहू ने, जो हम इजराइल के पीएम है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को कॉल किया था, दोनों ने इस बारे में डिस्कशन किया। मोदी जी ने पहले अपना स्टैंड क्लियर कर लिया था कि वी आर विथ इजराइल, क्योंकि हम टेररिज्म के बिल्कुल खिलाफ है। ठीक है, ये सिंपल यही न्यूज़ है। अब नेक्स्ट 1 सेकंड आपको दिखा रहा हूँ, बहुत सारी न्यूज़ आई है आज अच्छी काम की। सबसे पहले फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट ऑफ गगनयान मिशन शेड्यूल्ड ऑन अक्टूबर 21। तो अक्टूबर 21 को गगनयान मिशन की पहली टेस्ट फ्लाइट शेड्यूल्ड है, अक्टूबर 21, जो 21 अक्टूबर आ रहा है। इससे रिलेटेड आर्टिकल फिर से आएगा, हम फिर से पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज इससे रिलेटेड अपन न्यूज़ पढ़ लेते हैं, जो कि मेरे हाथ से लिखा हुआ है, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। सबसे पहले न्यूज़ है, फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट ऑफ गगनयान मिशन शेड्यूल्ड ऑन अक्टूबर 21। ठीक है, गगनयान मिशन के अंदर क्या है कि गगनयान मिशन के अंदर सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ लो पहले। उसके अंदर क्या होगा कि शुरुआत में 2-3 मिशन है गगनयान मिशन के अंदर। 2 तो है अनमेन्ड मिशन, यानी उसके अंदर रोबोट्स को भेजा जाएगा और 5-6 दिन उसको अंतरिक्ष में रखा जाएगा, लो अर्थ ऑर्बिट में। उसके बाद रियल में इंसानों को भेजा जाएगा उसके अंदर, और हमारे लिए ये पहला मिशन होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट एंड अनमेन्ड मिशन ऑफ इंडिया, इंडिया का पहला अनमेन्ड मिशन है ये, जिसके अंदर मतलब रोबोट्स को भेजा जाएगा भाई इसरो के द्वारा। ये किया गया है गगनयान शेड्यूल। इसरो का मतलब है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। गगनयान शेड्यूल के अंदर क्या है कि 3 फ्लाइट्स विल बी सेंट इनटू ऑर्बिट। ऑर्बिट के अंदर 3 फ्लाइट्स को भेजा जाएगा। इसके पूरे गगनयान के जो शेड्यूल के अंदर 2 अनमेन्ड फ्लाइट होगी और 1 ह्यूमन स्पेस फ्लाइट होगी। 2 के अंदर तो रोबोट्स भेजे जाएंगे, और पहला तो सिर्फ सिंपल भेजा जाएगा, सेकंड के अंदर रोबोट भेजे जाएंगे, और तीसरे के अंदर ह्यूमन को भेजा जाएगा, इंसान को भेजा जाएगा। ऑर्बिटल मॉड्यूल विल हैव 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट इंक्लूडिंग ए वुमन। उसके अंदर 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट होंगे, जिसमें से 1 वुमन होगी। ठीक है, सिंपल समझ में आ गया। इट विल सर्कल अर्थ एट लो अर्थ ऑर्बिट, यानी ये लो अर्थ ऑर्बिट होगा, उसके अर्थ के चारों ओर सर्कल करेगा लो अर्थ ऑर्बिट में। कितने दिन के लिए? 5 से 7 दिन के लिए। ठीक है, और एक चीज़ बताओ, अब हम सब ने क्या देखा यहाँ पे जस्ट कि हम सब ने क्या देखा है यहाँ पे कि 3 फ्लाइट्स को भेजा जाएगा ऑर्बिट के अंदर, लो अर्थ ऑर्बिट में। तो उसमें से क्या होगा, ओनली पहले के अंदर तो नॉर्मल भेजा जा रहा है, सेकंड के अंदर जब रोबोट को भेजा जाएगा तो उस रोबोट का क्या नाम होगा, जो फीमेल रोबोट एस्ट्रोनॉट होगी उसका नाम है व्योम मित्रा, याद रखना सेकंड टाइम। और तीसरी बार में ह्यूमंस को भेजा जाएगा, जिसमें 3 इंसान होंगे और उसमें से 1 वुमन होगी। ठीक है, इट विल सर्कल अर्थ एट ए लो अर्थ ऑर्बिट फॉर 5 to 7 डेज, यानी 5 से 7 दिन के लिए लो अर्थ ऑर्बिट में रहेगा। उसके बाद उसको धीरे धीरे लो अर्थ ऑर्बिट से वो अपने जो
वायुमंडल में प्रवेश कर जाएगा और उसके बाद उसके अंदर जैसे 2 मॉड्यूल होते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। उसके अंदर पे लोड होंगे 2, एक तो होता है क्रू मॉड्यूल, एक होता है सर्विस मॉड्यूल। क्रू मॉड्यूल का मतलब होता है कि जिसके अंदर एक कमरा होगा जहाँ पर एस्ट्रोनॉट जिसके अंदर बैठ सकते हैं, और एक होता है सर्विस मॉड्यूल। सर्विस मॉड्यूल का काम होता है जिसको 2 लिक्विड प्रोपेलेंट मॉड्यूल के द्वारा भेजा जाएगा सर्विस मॉड्यूल को। उसके अंदर 2 लिक्विड प्रोपेलेंट मॉड्यूल होगा, वो किसके क्रू मॉड्यूल के नीचे लगा हुआ होगा। वो सर्विस मॉड्यूल को अंतरिक्ष में रखने का काम करेगा। सबसे पहले तो अपने लॉन्च व्हीकल कौन सा है, GSLV MK3, उसके थ्रू तो क्या होगा 15 से 20 मिनट के अंदर हम कहाँ होंगे, अंतरिक्ष के अंदर, और उसके बाद वो अंतरिक्ष में रहेगा 5-6 दिन के लिए। सर्विस मॉड्यूल का काम क्या होगा, वो अपने पेलोड कैपेसिटी के द्वारा क्रू मॉड्यूल को 5 से 6 से 7 दिन के लिए अंतरिक्ष में रखेगा। उसके बाद क्रू मॉड्यूल धीरे धीरे वापस वायुमंडल में आ जाएगा दोनों, और सर्विस मॉड्यूल अपने आप को अलग कर देगा क्रू मॉड्यूल से। सर्विस मॉड्यूल अंतरिक्ष में रह जाएगा, क्रू मॉड्यूल धीरे धीरे अंतरिक्ष में आ जाएगा, और गुजरात के पास आसपास एक एरिया है जहाँ पे आके धीरे से गिरेगा। लेकिन आप सोचो अगर वायुमंडल में कोई चीज़ है, गुरुत्वाकर्षण के बल से वो जोरदार नीचे एकदम पूरी स्पीड से आएगी, तो उसके लिए क्या है कि अंदर ऊपर गुब्बारे लगाए हुए हैं, जिसके कारण जैसे ही वो सर्विस मॉड्यूल से क्रू मॉड्यूल अलग हुआ और तुरंत एक ये जो पैराशूट खुल जाएगा और क्रू मॉड्यूल को धीरे धीरे नीचे उतार देगा गुजरात के आसपास, और उसको उनमें से एस्ट्रोनॉट को रिकवर कर लिया जाएगा। ये है गगनयान। समझ लेना, इतना सिंपल है, मैंने इसको सिंपल से फॉर्मेट में समझा दिया है कि 3 फ्लाइट्स विल बी सेंट इनटू ऑर्बिट, 2 अनमैन्ड फ्लाइट होगी, 1 ह्यूमन स्पेस फ्लाइट होगी। कौन सा लॉन्च व्हीकल है, तो GSLV MK3। याद रखना लॉन्च व्हीकल कौन सा है, GSLV MK3। क्रू मॉड्यूल होते हैं, एक सर्विस मॉड्यूल होता है, और क्रू मॉड्यूल का काम क्या होगा, जिसको ह्यूमन बीइंग को कैरी करने का काम क्रू मॉड्यूल का होगा। व्योम मित्रा है, फीमेल रोबोट एस्ट्रोनॉट है जो सेकंड टाइम जाएगी, और ये लो अर्थ ऑर्बिट में सर्कल करेगा 5 से 7 दिन के लिए। सिंपल सा समझ में आ गया होगा, मेरे को लगता है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन बैठ सकता है, इसलिए इसको ध्यान से देखना और समझ लेना। नाउ वापस आएगा गगनयान वाला, फिर से पढ़ेंगे, जितनी बार आएगा उतनी बार पढ़ेंगे, और जितने ज़्यादा बार पढ़ेंगे उतनी बार चीज़ें और ईजी हो जाएगी। और अभी अपन क्या करेंगे, लास्ट में हमास वाला भी एक बार देख लेंगे। सिंपल अपन अपने सिर्फ देखेंगे नहीं, अपने दिल में से मतलब बोलना है, ताकि आप सभी को वो चीज़ याद हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है टेलीमानस सेवा हेज काउंसल 3.5 लाख पीपल। अभी एक गवर्नमेंट ने एक टेलीमानस सेवा लॉन्च की थी, नेक्स्ट मतलब पिछले साल लॉन्च की थी 10 अक्टूबर 2022 को, उसको 1 साल हो गया है कल। तो जो टेलीमानस सेवा है उसने 3.5 लाख लोगों को काउंसलिंग दी है। तो इसका आर्टिकल मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 सेकंड है ना, ये देखो, टेलीमानस सेवा हेज काउंसल्ड 3.5 लाख पीपल। मांडविया ने, जो अपने मतलब हेल्थ मिनिस्टर है मनसुख मांडविया, उन्होंने ये बताया है। अब हम सब क्या करेंगे, अब देखेंगे इसके बारे में। बहुत सिंपल है, बहुत इजी गोइंग, समझो हर चीज़ को और समझते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, एक दिन हम IAS बनेंगे, ये फाइनल है। ठीक है, नेक्स्ट टेलीमेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग एरोस्टेट्स। टेलीमानस का फुल फॉर्म क्या है, टेलीमेंटल हेल्थ असिस्टेंट, यानी जो मेंटल हेल्थ असिस्टेंट्स एंड नेटवर्किंग एरोस्टेट्स। नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए कि टेलीमानस का मतलब क्या है, कि टेलीमेंटल हेल्थ असिस्टेंस, यानी अगर कोई आदमी डिप्रेशन में है, कोई आदमी एंग्जाइटी में है, कोई आदमी सुसाइडल केस के अंदर कि उसके मन में सुसाइडल थॉट आ रहा है, ऐसा कुछ भी विचार है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, तो वो क्या करेगा, आप इस टोल फ्री नंबर पर कॉल कीजिए, वो आपको समझाएंगे, वहाँ पे आप प्रोफेशनल्स होंगे जो आपको रिकवरी में मदद करेंगे। सिंपल। तो टेलीमेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग एरोस्टेट्स इनिशिएटिव लॉन्च्ड ऑन ओकेजन ऑफ वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, यानी जो वर्ल्ड का मेंटल हेल्थ डे है 10 अक्टूबर 2022 को, पिछले साल ये सर्विस लॉन्च की थी। और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसके अंदर फ्री टेली मेंटल हेल्थ सर्विस प्रोवाइड की जाती है ऑल ओवर द कंट्री के अंदर। ठीक है, अंडर यूनियन, इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है, तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसके अंदर एक होता है कि देखो, एक निमहंस नाम से एक नोडल सेंटर बना हुआ है, एक NHRSC और IITB टेक्नोलॉजी सेंटर है। टेक्नोलॉजी सेंटर कौन कौन से, IITB और NHRSC। NHRSC की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर। नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर वो है, उसका क्या नाम है, टेक्नोलॉजी सेंटर। और नोडल सेंटर कौन सा है, निमहंस, याद रखना। सर्विस इसकी 24/7 सर्विस अवेलेबल है, क्योंकि देखो आदमी का कभी भी सुसाइडल थॉट आ सकता है, इसलिए इसकी सर्विस 24/7 है। टोल फ्री नंबर है 14416, यानी 14416। इन मल्टी लैंग्वेज में, यानी किसी भी लैंग्वेज में आप बात कर सकते हो। अगर कोई कर्नाटका से है, कोई उत्तर प्रदेश से है, कोई राजस्थान से है, कोई आसाम से है, कोई पश्चिम बंगाल से है, तो ही कैन कॉल ऑन दिस पोर्टल। टोल फ्री नंबर पे वो कॉल कर सकता है, और मल्टी लैंग्वेज में वहाँ पर बात हो सकती है। एटलीस्ट 1 टेलीमानस सेल टू बी एस्टेब्लिश इन एवरी स्टेट। हर स्टेट के अंदर एक टेलीमानस सेल को एस्टेब्लिश किया जाएगा, एक टेलीमानस। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर 2 टियर सिस्टम होगी, टियर 1 और टियर 2। टियर 1 के अंदर स्टेट टेलीमानस सेल्स होगी, जिसके अंदर ट्रेंड काउंसलर्स होंगे एंड मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट होंगे। उनका काम क्या होगा, लोगों को एक्सप्लेन करना कि आप उनको रिकवर करना, लोगों को स्ट्रेस से, एंग्जाइटी से। ठीक है, और टियर 2 के अंदर स्पेशलिस्ट होंगे, डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के लेवल पर कौन होंगे, स्पेशलिस्ट होंगे। वहाँ पर तो ट्रेंड काउंसलर होंगे फर्स्ट में, टियर 1 के अंदर, एंड मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट होंगे। लेकिन टियर 2 के अंदर स्पेशलिस्ट पर्सन होंगे, यहाँ पर स्पेशल मतलब जो एक्सपर्ट आदमी होंगे वो होंगे, और वो क्या करेंगे, फिजिकल भी मिल सकते हैं अगर आदमी को ज़्यादा परेशानी है तो, या ऑडियो वीडियो कॉलिंग पर भी उसको समझाया जा सकता है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको टेलीमानस सेवा।
अभी कब आई थी, 2022 में लॉन्च हुई थी, अक्टूबर के अंदर लॉन्च हुई थी। ठीक है, इसके टोल फ्री नंबर क्या है, तो 14416 24/7 इसकी सर्विस अवेलेबल है। इसके अंदर एक टेली मानस सेल को एस्टेब्लिश किया जाएगा। ध्यान रखना, नोडल सेंटर निमंस है और टेक्नोलॉजी सेंटर NH-RSC नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर है। उसके अलावा मिनिस्ट्री कौन सी है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। सिंपल समझ में आ गया। मेंटल हेल्थ के बारे में पढ़ लेते हैं साथ के साथ ही, क्योंकि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो 2017 के केसेस सुनो, वो 197.3 मिलियन पीपल विद मेंटल डिसऑर्डर। इंडिया के अंदर, केवल इंडिया के अंदर 197.3 मिलियन पीपल, इतने लोगों को मेंटल डिसऑर्डर, यानी लोगों के अंदर या तो कोई स्ट्रेस में जी रहा है, या कोई एंग्जाइटी में जी रहा है, कोई को सुसाइडल थॉट आ रहा है। मतलब लोगों को इतनी परेशानी है कि बता ही नहीं सकते, क्योंकि हर आदमी को कहीं ना कहीं परेशानी है इस तरह। तो क्या है मेंटल हेल्थ में, एक तो डिप्रेशन इज रीजन फॉर प्री मेच्योर डेथ। कितनी बार आदमी इतना डिप्रेस हो जाता है जिसके कारण प्री मेच्योर डेथ भी हो जाती है। इनिशिएटिव क्या है, तो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट अमत CA 2017 केम इनटू फोर्स इन 2018। 2018 के अंदर जो अमत CA है, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 है, इसका उद्देश्य क्या है, ये फोर्स में आया था 2018 के अंदर, ताकि टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी विच इंडिया रेटिफाइड इन 2007। ठीक है, मैं आपको इसको सिंपल समझा देता हूँ। देखो, इसके लिए इनिशिएटिव क्या क्या लॉन्च किए गए मेंटल हेल्थ से आदमी को रिकवर करने के लिए। तो सबसे पहला इनिशिएटिव है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। ठीक है, ये क्यों आया था, 2018 के अंदर इसको इंप्लीमेंट केम इनटू फोर्स आया था। उसके अलावा इसका उद्देश्य क्या था कि ये एक लाने का ऑब्जेक्ट क्या था, क्योंकि यूनाइटेड नेशन का एक कन्वेंशन है ऑन राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी ऐसे लोग जो डिसेबिलिटी से गुजर रहे हैं, उस जो यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, जिसको इंडिया ने 2007 में रेटिफाई किया था, याद रखना ये आ सकता है, उसको रेटिफाई करने के लिए मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 को लेके आया गया। ठीक है, किरण इनिशिएटिव है उसका, वो उसकी मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। 24/7 टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है। इसका सपोर्ट क्या करती है, एंजाइटी में, स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, सुसाइडल थॉट फेसिंग पर्सन। और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, किरण इनिशिएटिव। ध्यान रखना, सिंपल सा है, ये आप मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर क्वेश्चन आ जाता है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। आपको क्या करना है, सबसे पहले मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, एक तो ये ऑप्शन हो गया, दूसरा किरण इनिशिएटिव डाल दिया, तीसरा मनोदर्पण इनिशिएटिव। मनोदर्पण इनिशिएटिव में मिनिस्ट्री कौन सी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंदर इस मनोदर्पण इनिशिएटिव को लेकर आया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है कि भाई प्रोवाइड करती है फिजिकोलॉजिकल सपोर्ट टू स्टूडेंट्स से, फैमिली मेम्बर्स से, टीचर्स से, फॉर देयर मेंटल हेल्थ ड्यूरिंग टाइम ऑफ कोविड-19 के टाइम पे जो फैमिली मेम्बर्स थे, स्टूडेंट्स थे और टीचर्स थे, उनको फिजिकोलॉजिकल यानी साइकोलॉजिकल जो सपोर्ट है उनको प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि आदमी कोविड-19 में इतना डिप्रेशन में चला गया था, इतना परेशान हो गया था घर पर बैठ के, तो उनके लिए कितनी बार घर पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वाइफ से हो, हस्बैंड से हो, कोई भी झगड़ा हो रहा है, तो आदमी क्या फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो उसके लिए भी उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिया गया, किसके थ्रू, मनोदर्पण इनिशिएटिव के थ्रू। ठीक है, उसके अलावा निमहंस राह ऐप, एक ऐप लॉन्च किया गया है निमहंस राह। उसका काम है ये वन स्टॉप सोर्स ऑफ डेटा ऑन मेंटल हेल्थ सेंटर एंड प्रोफेशनल, यानी एक आदमी अगर चाहता है कि भाई मुझे किसी मेंटल हेल्थ सेंटर पे जाना है, तो वो इस ऐप के थ्रू देख सकता है कि उसके आसपास कौन सा मेंटल हेल्थ सेंटर है या कौन से प्रोफेशनल व्यक्ति है, वो इस पर रजिस्टर होंगे। इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया था, निमहंस के द्वारा। अब आप सोचिए मेंटल हेल्थ होती क्यों है, लोगों को इतनी प्रॉब्लम्स क्यों है, तो उसका इश्यूज़ क्या है लोगों को। सबसे बड़ी दिक्कत है सोशल मीडिया। आजकल क्या है कि सोशल मीडिया पे एक दिखावटीपन इतना स्टार्ट हो गया है कि लोगों को दिखाना है कि मैं तो ये मजे कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। एक्चुअली दिखावटीपन इतना बढ़ गया है, उसके कारण क्या होता है, लोगों को लगता है कि यार मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, मैं तो अपनी लाइफ जी नहीं रहा हूँ। किसी के एप्पल का आईफोन लेके आए तो हमें भी एप्पल का आईफोन चाहिए, नहीं। इसी कारण सोशल मीडिया यूजर्स, कितनी बार सोशल मीडिया लोगों के लिए बहुत तकलीफ क्रिएट कर देता है। प्लस आदमी पूरे दिन रील्स को स्क्रॉल करता रहता है, उसके कारण क्या उसके माइंड पर एक अलग ही प्रेशर रहता है और वो अपना फोकस पढ़ाई इसकी जगह दूसरी जगह लगाए, तो इस तरह ये एक तरह से अपनी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करने का सबसे बड़ा माध्यम है सोशल मीडिया। दूसरा एक कोविड-19 पेंडेमिक, जो कोविड-19 की जो क्या नाम है, अपने कोविड-19 जो पेंडेमिक थी, उस टाइम पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, लोग घर पर बैठे थे तो वो फ्रस्ट्रेट हो गए थे, उसके अलावा डिप्रेशन हो गया था, घर पे अगर झगड़ा हो रहा है या फिर लोग फाइनेंशियली इशू से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, लोगों के लोन की किस्तें चल रही है, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो कोविड-19 की जो पेंडेमिक थी उसके कारण भी सबसे बड़ी दिक्कत आई है। तीसरा है पॉवर्टी भी सबसे बड़ा इशू है। पॉवर्टी कैसे इशू है, आप समझिए एक चीज़ कि आदमी गरीब है, उसके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, उसके अलावा वो खाना मिलेगा नहीं मिलेगा शाम का वो भी पता नहीं है, तो ये भी अपने आप पर मेंटल हेल्थ पर इफेक्ट डालती है कि यार मुझे क्या करूँगा, मेरी लाइफ में ऐसा रहेगा वैसा रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है लेक ऑफ मेंटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। मेंटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को समझ लो, मेंटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी कमी। सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमारे देश के अंदर या हमारे वर्ल्ड के अंदर जो मेंटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कमी है। इसके लिए नो प्रॉपर ट्रीटमेंट, अभी भी कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। एक्चुअली जो जिनको ट्रेंड किया जा रहा है वो खुद भी इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, तो जो आदमी खुद ही अपनी लाइफ से निकल नहीं पा रहा है, वो दूसरी की लाइफ में कैसे सोल्यूशन निकालेगा। उसके अलावा इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट के अंदर, जैसे कि एक लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन होती है जिसको कौन प्रिस्क्राइब करता है, जिसके अंदर WHO के द्वारा प्रिस्क्राइब दवाइयाँ ही नहीं है जो कि मेंटल हेल्थ के रिलेटेड हो। कुछ दवाइयाँ ऐसी फ्यू मेडिसिन है मेंटल हेल्थ के रिलेटेड जो कि WHO ने प्रिस्क्राइब की है, उनको ही डाला गया है क्या नाम है इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में। मतलब आप सोचिए कि केवल कुछ दवाइयों से क्या होगा। मेंटल हेल्थ इतना बड़ा सेक्टर, आने वाले भविष्य में लोगों को इतना डिप्रेशन है, इतनी एंग्जाइटी है, तो उसके लिए प्रॉपर सॉल्यूशंस होने चाहिए, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा इशू है।
ठीक है, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। एक किरण इनिशिएटिव था, याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, उसके अलावा मनोदर्पण इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान निमहंस राह है जिसको डेवलप किया गया था निमहंस के द्वारा। ठीक है, निमहंस इंस्टीट्यूशन के द्वारा, जो कि नोडल सेंटर है, ये आपको मैंने जस्ट बताया था। चलो नेक्स्ट, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब अपन IMF का टॉपिक देख लेते हैं साथ के साथ ही, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। 1 सेकंड बता रहा हूँ मैं आपको। चलो मैं आपको टॉपिक ही बता देता हूँ। आपको इस टॉपिक में पढ़ने में इतना मजा आने वाला है ना, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आपको लगेगा क्या आनंद आया है। IMF रेजेज इंडियाज फाइनेंशियल ईयर 24 GDP ग्रोथ फोरकास्ट टू 6.3%। जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उन्होंने इंडिया की मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने बोला है अभी फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर कि जो फाइनेंशियल ईयर 24 होगा उसके अंदर GDP ग्रोथ 6.3% तक दिखाई है। ठीक है, क्या ये अपने लिए काम की न्यूज़ है? नहीं, अपने लिए ये काम की न्यूज़ नहीं है। अगर अपन UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, RS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या गवर्नमेंट की कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, तो अपने लिए क्या काम की न्यूज़ है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और इस टॉपिक को इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया है ना मैंने, आपको मजा आ जाएगा सही में। सबसे पहले इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना कब हुई? 1944 में। अब 1944 में क्या हुआ था? उस टाइम क्या वर्ल्ड वॉर चल रही थी, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म ही हुई थी जस्ट। अब सबको लगा कि यार वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई है, 1942 के अंदर चल रही थी, अब वो खत्म हुई, तो उसके बाद क्या लगा कि हमारे वर्ल्ड की स्थिति, जो फाइनेंशियल इकोनॉमिक स्थिति भी डिस्टर्ब चल रही थी। तो उस टाइम पे 2 इंस्टीट्यूशन आए थे, एक ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके अंदर 2 इंस्टीट्यूशन आए थे, एक का नाम है वर्ल्ड बैंक, दूसरे का नाम है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। एक इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, 3 चीज़ों को ट्राई किया था कि तीनों चीज़ें एस्टेब्लिश हो, लेकिन ITO इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तो डेवलप नहीं हुआ, लेकिन एक IMF और वर्ल्ड बैंक को जरूर उन्होंने एस्टेब्लिश कर लिया। तो देखो, सेटअप अलॉन्ग विद वर्ल्ड बैंक, इसकी स्थापना वर्ल्ड बैंक के साथ में हुई है आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, कहाँ पे सेटअप हुई? एट कॉन्फ्रेंस इन ब्रेटन वुड्स इन द US के अंदर एक ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें सेटअप किया गया। हैंस दीज आर ब्रेटन वुड्स ट्विंस, इनको इसलिए क्या बोलते हैं? ब्रेटन वुड ट्विंस भी बोलते हैं, इसलिए इनको ब्रेटन वुड ट्विंस भी बोला जाता है। ठीक है, 2020 के अंदर 119, अभी इसके अंदर टोटल मेंबर्स कितने हैं? 190 मेंबर्स से टोटल मेंबर्स कितने हैं? 190, याद रखना। 190वां मेंबर कौन सा बना था? तो अंडोरा नाम का जो देश है वो 119 देश बना, IMF का 119 मेंबर बना। ठीक है, इंडिया ने इसको ज्वाइन कब किया? इंडिया ने ज्वाइनिंग की 27 दिसंबर 1945 में। इंडिया ने इसके अंदर ज्वाइनिंग कब की? 1945 दिसंबर 27 के अंदर इंडिया ने इसमें ज्वाइनिंग की। ठीक है, स्थापना कब हुई? 1944 में। समझ में आ गया होगा। अब इसका काम क्या है? इसका काम है कि इंश्योर करना द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, यानी इंटरनेशनल लेवल पर जो मॉनेटरी सिस्टम बना हुआ है, इंटरनेशनल लेवल पर जो इंटरनेशनल पेमेंट और एक्सचेंज रेट का जो सिस्टम बना हुआ है, कि इंटरनेशनल एक्सचेंज रेट का सिस्टम, इंटरनेशनल पेमेंट का सिस्टम, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो स्टेबिलिटी, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम की जो स्टेबिलिटी है, उसको मेंटेन करना, उसको इंश्योर करने का काम किसका है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। ठीक है, IMF के रिपोर्ट्स, IMF कौन कौन सी रिपोर्ट इशू करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, याद रखना, एक तो होती है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, एक होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ये रिपोर्ट कौन इशू करता है? IMF का हेडक्वार्टर का है वाशिंगटन के अंदर। ठीक है, वाशिंगटन DC के अंदर IMF का हेडक्वार्टर है। अब IMF का स्ट्रक्चर भी पढ़ लेते हैं साथ ही साथ ही। आप सोचोगे कितना इजी लग रहा है यार, ये चीज़ें कितनी सिंपल हो गई है, क्योंकि आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको सिर्फ नोट्स में लिखा हुआ तो चीज़ें बहुत ईजी हो गई है। एक तो IMF का स्ट्रक्चर, मतलब इसके अंदर 3 स्ट्रक्चर है। सबसे ऊपर बोर्ड ऑफ गवर्नर होते हैं, उसके बाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं, उसके बाद मैनेजिंग डायरेक्टर होता है। ठीक है, बोर्ड ऑफ गवर्नर के अंदर कौन होंगे? एक तो जो RBI के गवर्नर, मतलब जैसे हमारे देश के अंदर RBI है, वैसे ही ऑल वर्ल्ड के अंदर सारी कंट्रीज़ के अंदर जो मतलब मेन उनका सेंट्रल बैंक है, उनके गवर्नर्स, एंड जो फाइनेंस मिनिस्टर होगा हर कंट्री का, इस तरह इतने मेंबर्स मिलेंगे बोर्ड ऑफ गवर्नर के अंदर। ठीक है, बोर्ड ऑफ गवर्नर के अंदर अगर डिसीजन लेना है तो कितनी % सहमति चाहिए? 85%। आगे लिखा हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ साथ के साथ कि 85% सहमति चाहिए अगर आपको कोई डिसीजन लेना है। और USA का कोटा कितना है? 17%। तो अगर USA ने कोई डिसीजन नहीं लिया, उसकी सहमति नहीं है, तो बोर्ड ऑफ गवर्नर का डिसीजन नहीं हो सकता है। ये समझ लेना, याद रखना, बहुत ही अच्छी चीज़ है। IMF से ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ है और ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे। हम सारे टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में 24 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर होता है तो उसकी कार्यकाल कितना होता है? 5 साल। ठीक है, चलो नेक्स्ट, कोटा सिस्टम। कोटा सिस्टम क्या होता है? कोटा सिस्टम का मतलब होता है कि IMF के अंदर किसका कितना % कोटा है। जैसे USA का कोटा है 17%, 17% कोटा, 17% वोटिंग पावर है किसके पास? USA के पास। तो कोटा सिस्टम को कौन सी चीज़ें डिसाइड करती है? तो फैक्टर्स कौन कौन से? एक तो GDP, एक इकोनॉमी की ओपननेस, एक इकोनॉमी की वेरिएबिलिटी यानी गतिशीलता, और एक फॉरेन करेंसी रिजर्व, जिसमें GDP का वेटेज कितना होता है? 50%। इकोनॉमी की जो खुलापन है उसका 30% वेटेज होता है, 30%। वेरिएबिलिटी ऑफ इकोनॉमी 15% वेटेज होता है, वेरिएबिलिटी ऑफ इकोनॉमी यानी गतिशीलता इकोनॉमी की। और फॉरेन करेंसी जो रिजर्व है यानी जो विदेशी मुद्रा भंडार है, उसका 5% वेटेज होता है। इन सब चीज़ों के हिसाब से डिसाइड होता है कि इस देश का कोटा कितना होगा। ठीक है, ये सब फैक्टर डिसाइड कर लेंगे। अब जैसे किसी देश का कोटा डिसाइड हो गया है तो कोटा डिसाइड करके क्या करना है? तो कोटा डिसाइड करने के बाद कोटे से क्या डिसाइड होगा? जब कोटा डिसाइड करने के लिए इन फैक्टर्स को यूज़ कर लिया, 4 फैक्टर्स को। अब कोटा तो डिसाइड हो चुका है, अब कोटा सिस्टम से क्या बेनिफिट है, क्या इससे क्या एडवांटेज होंगे? तो कोटा सिस्टम, अब क्या कोटा सिस्टम आगे क्या डिसाइड करेगा?
कोटा सिस्टम को तो डिसाइड कर दिया है और कोटा सिस्टम का निर्णय हो चुका है। अब आगे वाली बात कर रहे हैं। कोटा सिस्टम क्या डिसाइड करेगा? 3 चीज़ों को डिसाइड करेगा। पहला कंट्रीब्यूशन, यानी आईएमएफ में उस देश का कितना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, इसको डिसाइड कैसे किया जाएगा? कोटा के थ्रू। और उसके अंदर अगर जो भी कंट्रीब्यूशन डिसाइड हुआ उसका 25% पैसा तो होगा हैंड करेंसी में, ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है? रिजर्व ट्रेंचे। जब भी कोई देश खतरे में होता है तो वो अपने रिजर्व ट्रेंचे को यूज कर सकता है, ठीक है। आपको पता होता है कि अपने विदेशी मुद्रा भंडार में क्या क्या काउंट होता है, तो गोल्ड काउंट होता है, विदेशी मुद्रा की जो मनी है वो काउंट होती है, प्लस रिजर्व ट्रेंच मनी, क्योंकि जो आईएमएफ के पास अपना रिजर्व ट्रेंच मनी पड़ा है 25%, वो भी काउंट होगा कि हम उसको भी यूज कर सकते हैं, वो भी अपनी विदेशी मुद्रा भंडार में। और ये जो हैंड करेंसी होगी वो किस में होगी? जो ऐसे मनी में होगी जो कि यूज होने वाली है, जैसे कि यूरो है, पाउंड है, यूएस के डॉलर है, इसके अंदर उसको जमा कराना है। कहाँ पे? आईएमएफ के अंदर। और 75% डोमेस्टिक करेंसी होगी कंट्रीब्यूशन में। दूसरा होगा वोट वैल्यू। वोट वैल्यू किससे डिसाइड होगी? कोटा सिस्टम, यानी जिस आदमी का जितना कोटा होगा उसकी उतनी वोट, उसका उतना ही वोटिंग पावर होगा। वोट इज डिसाइडेड बाय कोटा सिस्टम, ठीक है। यूएसए का कोटा कितना है? 17% और हाईएस्ट है यूएसए का कोटा। अगर एनी डिसीजन बाय बोर्ड ऑफ गवर्नर इज डिसाइडेड बाय 85% वोट, अभी बताया था आपको। और अगर विदाउट यूएसए की एक्सेप्टेंस के बिना नो डिसीजन इज पॉसिबल, यूएसए की एक्सेप्टेंस के बिना कोई भी डिसीजन पॉसिबल नहीं है। तीसरा है डेप्ट कैपेसिटी। डेप्ट कैन बी 200% ऑफ कोटा इन 1 ईयर, यानी 1 साल के अंदर कोटा सिस्टम। तीसरी चीज़ क्या डिसाइड करेगा? डेप्ट कैपेसिटी, यानी डेप्ट कैन बी 200% ऑफ कोटा इन 1 ईयर, यानी 1 साल के अंदर कोटा का 200% डेप्ट लिया जा सकता है। और टोटल डेप्ट कितना हो सकता है? 600% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। यानी जो कोटा डिसाइड है उसका मैक्सिमम डेप्ट कितना ले सकता है कोई भी देश? 600%। और 1 साल में 200% है और मैक्सिमम, यानी इतने, इससे ज़्यादा तो लिमिट बढ़ ही नहीं सकती, 600% ले सकता है, ठीक है। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आईएमएफ आपको समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से हमने आईएमएफ को पढ़ा है। नेक्स्ट है टॉपिक स्टेट ओन्ड एनबीएफसी पुट अंडर पीसीए फ्रेमवर्क, यानी स्टेट ओन्ड जो एनबीएफसी है उनको पीसीए यानी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क में डाला गया है। चलो अभी आपका ये देख लेते हैं, 1 सेकंड। ये देखो, स्टेट ओन्ड एनबीएफसी पुट अंडर पीसीए नॉर्म्स, ये भी इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल है, इसको भी अच्छे से पढ़ लेते हैं एक बार। अभी मेरी बात सुनो, हमको क्या पढ़ना है? पीसीए फ्रेमवर्क, बहुत इजी है, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले पीसीए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क कहाँ अप्लीकेबल होता है? तो देखो, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन किसके द्वारा लिया जाता है? आरबीआई के द्वारा। आरबीआई क्या करता है? अगर कोई बैंक्स वीक है, जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ही वीक है, उनको आरबीआई के द्वारा वॉच में डाल दिया जाता है, वॉच लिस्ट के अंदर की इस पर निगरानी रखनी है, और इसको ही बोलते हैं प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, ठीक है। ये 2002 से आरबीआई ने इसको एनफोर्स कर दिया है, 2002 से ये लागू कर दिया गया था, 2002 से इस पर काम करना स्टार्ट हो गए थे। उसके अलावा और इसके अंदर क्या किया जाता है? प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के अंदर की फोकस किया जाता है बैंक्स पे, जो कि देट बिकम अंडर कैपिटलाइज्ड ड्यू टू पुअर एसेट क्वालिटी और वल्नरेबल ड्यू टू लॉस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। कितनी बार प्रॉफिटेबिलिटी के लॉस के कारण या फिर पुअर एसेट क्वालिटी के कारण, क्योंकि जैसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, ऐसे एसेट को के कारण क्या होता है? बैंक की जो कैपिटल है वो अंडर कैपिटलाइज हो जाती है, तो उन पर फोकस किया जाता है कि बैंक कहीं बर्बाद ना हो जाए। इसलिए आरबीआई ने प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन को लॉन्च किया, ताकि क्या होगा? इस फ्रेमवर्क के तहत उसको पहले से ही निगरानी में रखा जाएगा। उनको लगता है कि यार इस पर निगरानी रखने की जरूरत है अगर वीक बैंक से, तो उससे क्या होगा? उसकी डूबने के चांस कम हो जाएंगे। इसको रिव्यू किया गया था 2017 में फिर से प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क को। उसके अलावा ये हम सब ये बोल रहे हैं ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव फ्रेमवर्क है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क है, ये किस बेसिस पे डिसाइड होता है कि इस बैंक को वॉच में डालना है या नहीं डालना है? किस बेसिस पे? कुछ बेसिस तो होगा जिस पर डिसाइड होगा। तो बेसिस क्या है? 3 पैरामीटर्स है, वो डिसाइड करते हैं। वो 3 पैरामीटर्स डिसाइड करते हैं कि ये बैंक प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क में आएगा नहीं आएगा। पैरामीटर्स क्या है? एक तो कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, एक कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट यानी जो CAR रेशियो होता है, कैपिटल एडिकेसी रेशियो, वो निकाला जाता है। एक नॉन परफॉर्मिंग असेट है, उसको कैलकुलेट किया जाता है। और एक असेट, रिटर्न ऑन असेट का मतलब होता है कि असेट पर रिटर्न कितना है, जो बैंक को उनकी असेट्स पे कितना रिटर्न मिल रहा है। इन तीनों फैक्टर्स को डिसाइड किया जाता है, उससे पता चल जाता है कि बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, बैंक का जो ऐसा डेप्ट, बैंक ने ऐसा लोन दे रखा है, ऐसी नॉन परफॉर्मिंग असेट जो परफॉर्म नहीं कर रही है, मतलब वो पैसा डूबने वाला है, डूबने के चांसेस, ऐसा नहीं है कि वो डूबेगा, पर डूबने की अगर प्रोबेबिलिटी भी है तो वो कितनी है, ये सारे फैक्टर्स डिसाइड करेंगे प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क की। आरबीआई उसको वॉच में डालेगा नहीं डालेगा। उसका ऑब्जेक्ट क्या है ये फ्रेमवर्क लाने का? तो इंटरवेंशन एट अप्रोप्रिएट टाइम पर आरबीआई इसमें इंटरवेंशन कर लेता है, जिसके कारण होता है कि बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ को रिस्टोर किया जा सकता है, और रेगुलेटर और इन्वेस्टर को अलर्ट किया जा सकता है कि इस बैंक के अंदर ये इशू है, यहाँ पर नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ चुके हैं। तो इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करने से पहले डिसाइड करेगा, कस्टमर भी अपना पैसा डालने से पहले डिसाइड करेंगे, उससे क्या फायदा मिलेगा कि उनका पैसा नहीं डूबेगा। वरना आपको पता ही है कि आजकल बैंक भी कितनी बार डूब जाते हैं, जैसे यस बैंक हो गया था, ऐसे बहुत सारे तो केसेस हो जाते हैं। इसलिए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन की बहुत ही फायदेमंद फॉर्मूला है, ठीक है। और उसके अलावा कैसे बैंक, कैसे ये 3 फैक्टर्स जैसे CAR, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, रिटर्न ऑन एसेट्स, ये चीज़ें पैरामीटर्स है, ये किससे पता चलेगी? तो ये ऑडिटेड जो फाइनेंशियल रिजल्ट होते हैं, जो ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल रिजल्ट होते हैं बैंक के, उसके थ्रू पता चलता है। और एक आरबीआई के द्वारा असेसमेंट किया जाएगा, विल डिसाइड अबाउट पीसीए फ्रेमवर्क। आरबीआई के द्वारा एक असेसमेंट की जाती है बैंक की। दूसरा एनुअल ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल जो रिजल्ट होते हैं, इन दोनों फैक्टर्स पे, इन दोनों चीज़ों के द्वारा क्या डिसाइड होगा कि ये पैरामीटर्स डिसाइड किए जाएंगे, मतलब इन पैरामीटर्स का पता चल जाएगा, इन तीनों चीज़ों का, CAR का, नॉन परफॉर्मिंग एसेट का, प्लस रिटर्न ऑन एसेट्स का, तीनों चीज़ों का पता चल जाएगा। और जब तीनों चीज़ों का पता चल जाएगा, उस बेसिस पे क्या चीज़ें डिसाइड होगी कि
प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन आरबीआई उनको वॉच में डालेगा या नहीं डालेगा। एक होता है नॉन परफॉर्मिंग असेट, समझ लेना इसको, बहुत इजी गोइंग है। नॉन परफॉर्मिंग असेट का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई भी लोन, प्रिंसिपल अमाउंट या इंटरेस्ट अमाउंट जो कि ओवरड्यू है 90 दिन से ज़्यादा, अगर बैंक ने किसी को लोन दिया है, ऑर्गेनाइजेशन को, पर्सन को, और उसका या तो प्रिंसिपल अमाउंट या इंटरेस्ट अमाउंट 90 डेज से अगर ज़्यादा ओवरड्यू है तो उसको किस में डाल दिया जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग असेट में। इसमें भी स्टैंडर्ड असेट होती है, सब स्टैंडर्ड होती है, डाउटफुल असेट होती है, लॉस असेट होती है, जिसके अंदर अगर 90 दिन से ज़्यादा, स्टैंडर्ड असेट का मतलब होता है जिसका पेमेंट टाइमली चल रहा है, प्रिंसिपल पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट बहुत ही टाइमली हो रहा है, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड असेट। सब स्टैंडर्ड यानी जैसे ही 90 डेज क्रॉस किए ओवरड्यू, और वो सब स्टैंडर्ड की कैटेगरी में चला जाएगा। और अगर 12 महीने तक जो नॉन परफॉर्मिंग असेट है वो अगर 90 डेज होते ही तो नॉन परफॉर्मिंग असेट बन जाएगा और वो सब स्टैंडर्ड की कैटेगरी में चला गया है। और अगर 12 महीने तक वो असेट अनपीए सब स्टैंडर्ड की कैटेगरी में रह गया है तो वो क्या हो जाएगा, डाउटफुल असेट बन जाएगा। ठीक है। और लॉस असेट यानी अगर ऑडिटर ने बोल दिया कि उन्होंने उसको आइडेंटिफाई कर दिया ये जो लॉस असेट, तो उसको बोला जाएगा लॉस असेट की, यानी उसको 3 साल हो गए हैं और अब इससे पैसा नहीं हो सकता रिकवर, तो उसको एक तरह से बैंक की जो बैलेंस शीट है उससे हटा दिया जाएगा लॉस असेट को। इसका मतलब ये नहीं कि जो कस्टमर जिसको लोन दिया है उससे पैसा माफ हो गया, नहीं, एक तरह से उसको बैंक की बैलेंस शीट से हटा दिया जाएगा, ताकि क्या होगा कि वहाँ की चीज़ों को हटा के बैंक की बैलेंस शीट को प्रॉपर किया जा सके। समझ रहे हो आप। उसके अलावा कैपिटल एडिकेसी रेशियो, कैपिटल एडिकेसी रेशियो के अंदर क्या होता है, कैपिटल डिवाइड बाय रिस्क वेटेड असेट, उसके थ्रू सीआर को निकाला जाता है। उसके अलावा ये चीज़ टॉपिक समझ में आई गई होगी, नॉन परफॉर्मिंग असेट। आपको क्या टॉपिक समझ में आ गया, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एडिटोरियल आया एक, वुमन वॉन्ट चेंज सोसाइटी नीड चेंज। ठीक है, ये एडिटोरियल मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत सिंपल है, वुमन वॉन्ट चेंज सोसाइटी नीड चेंज। ठीक है। तो क्या पूरा जो एडिटोरियल है वो अपने लिए काम का है, नहीं, उसमें से मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन काम की निकाल ली है इसको समझाने के पर्पज़ से, ताकि आप कभी इसको मेंस में यूज़ करना चाहो तो यूज़ कर सकते हो। सिर्फ पॉइंट वाइज निकाल लिया है, बाकी इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। ठीक है, मतलब अच्छा है, नो डाउट, बट अपने को जो समझना है वो समझ लो आप। सबसे पहले वुमन वॉन्ट चेंज सोसाइटी नीड चेंज। अगर वुमन हम चाहते हैं कि वुमन बदलाव चाहती है तो उसके लिए सबसे पहले सोसाइटी को बदलाव की ज़रूरत है। और क्या बदलाव की ज़रूरत है, सबसे बड़ी दिक्कत है लीडरशिप। हम क्या वुमेंस को लीडरशिप नहीं देना चाहते। जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे बड़ा एग्जांपल है हमारे इंदिरा गांधी जी का। इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी का मैं एग्जांपल लेता हूँ। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ हुई थी तो सबसे पहले इंदिरा गांधी जी की को चांस नहीं दिया जवाहरलाल नेहरू की डेथ होते ही कि यार ये लेडीज़ है, ये लीडरशिप कैसे निभाएगी। तो लाल बहादुर शास्त्री को उस टाइम पर चांस मिला, और लाल बहादुर शास्त्री जैसे प्राइम मिनिस्टर बने तब तक जब उनकी डेथ हुई तब जाके इंदिरा गांधी जी को लीडरशिप मिली। तो इस तरह लोगों के दिमाग में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, सोसाइटी के अंदर की एक सबसे बड़ा इशू है कि वुमन कैन नॉट प्ले द लीडरशिप रोल, यानी वुमन लीडरशिप नहीं कर सकती, ऐसा है। और लीडरशिप देने से पहले इंसान को ऐसा लगता है कि यार कहीं मतलब वुमेन्स को लीडरशिप दे दी है, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत समझा जाता है। और उसके बाद जैसे ही इंदिरा गांधी जी की डेथ हुई तुरंत राजीव गांधी जी को चांस मिल गया। इसका मतलब ये है कि देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड फीमेल। तो लीडरशिप जब अगर महिलाओं को आगे बढ़ाना है तो उन्हें लीडरशिप रोल दिया जाना चाहिए। हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर जैसे इंदिरा गांधी थी, उसके बाद अभी तक कोई लेडीज अपनी कैपेबिलिटी या एबिलिटी या उसको अभी तक प्राइम मिनिस्टर के रोल में नहीं आई है। वाई? देश के 75 साल हो गए इंडिपेंडेंस को और अभी तक कोई लीडर, हमको एक लीडर मिली है सिर्फ इंदिरा गांधी। क्यों इतने टाइम में इतने मतलब 15 प्राइम मिनिस्टर में से सिर्फ एक लीडर महिला गवर्नमेंट। तो ये ऑथर बोलता है कि ऑथर का कहना है जो कि आप अगर लीडरशिप हमको दे, अगर वुमेंस के अंदर चेंज करना है तो उन्हें लीडरशिप रोल भी देना पड़ेगा, वो भी उनकी कैपेबिलिटी जो उनकी एबिलिटी है उनके दम पर। दूसरा जेंडर गैप, जेंडर गैप के अंदर की महिलाओं और जो उसके अंदर जो जेंडर गैप किया जाता है, जो उनके इक्वलिटी में साथ में कहीं पर भी अगर रोजगार मिलता है तो एक काम के लिए महिलाओं को कम सैलरी मिलती है और उसी काम के लिए पुरुषों को ज़्यादा सैलरी मिलती है। तो देयर इज ए डिफरेंस। तो अभी भी हमको जेंडर गैप को दूर करने की जरूरत है। तीसरा, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेज है, सुप्रीम कोर्ट है, जुडिशरी के अंदर टोटल जो लेडीज जजेज है इतनी कम है, महिलाओं की संख्या ही कम है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट की जो मुख्य न्यायाधीश है कोई महिला नहीं बनी है। वाई? देश को 75 साल हो गए हैं इंडिपेंडेंस क्यों, और अभी तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई महिला जज नहीं है। इसका मतलब ये पता चलता है, इससे क्या पता चलता है कि अभी तक महिलाओं के अंदर हमें महिलाओं को उस पोस्ट पर ले जाने के लिए हमें ज़रूरत है कि उस पद पर हमें पहुंचाना होगा। और उसके लिए क्या है कि महिलाओं को आगे आना होगा, उनको खुद को भी मेहनत करनी पड़ेगी और सोसाइटी को अपने माइंडसेट को चेंज करना होगा कि महिलाएं भी कुछ कर सकती है। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का मैंने आपको समझा ही दिया। एक वुमेन्स बिहेवियर, कितनी बार क्या होता है कि वुमन अगर अपनी एबिलिटी से आगे बढ़ जाती है तो उस समय ऑथर ने ये भी क्रिटिक्स किया है कि महिलाएं क्या करती है कि अपने बिहेवियर के अंदर चेंज लेके आ जाती है। वो उस पद पर पहुंचने के बाद वो वर्किंग नहीं करती है, मेहनत नहीं करती है, तो उसके कारण दूसरी महिलाओं को चांस मिलने का मौका खत्म हो जाता है। कारण क्योंकि एक बार उनको मौका मिला है, उन्होंने अपने आप को प्रूव नहीं किया है, और जब वो खुद को प्रूव नहीं कर पाएगी तो इसके कारण दूसरी लेडीज को चांस नहीं मिलता है। इसलिए महिलाओं को भी आगे आने की जरूरत है कि वो अपने आप को प्रूव करे किसी वर्किंग के अंदर। उसके अलावा सरोजिनी नायडू है, वुमेन्स रिजर्व। सरोजिनी नायडू का कहने का मतलब ये है कि जब 1930 के अंदर जब ये भारत का और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तब सरोजिनी नायडू ने बोला था कि हमें हमारी एबिलिटी के बल पे ही रिजर्वेशन चाहिए, हमको रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं है। अगर हमको कुछ भी मिलना चाहिए तो हमें हमारी एबिलिटी के दम पर मिलना चाहिए, तभी हम आगे हम उस ईमानदारी के साथ और पूरी
कैपेसिटी के साथ वहाँ खड़ा हो सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ हक से मिले उसका मज़ा ही अलग होता है, ऐसा सरोजनी नायडू का मानना था। उसके अलावा अभी जो हमें वुमन रिजर्वेशन बिल मिला है तो उसका भी इंप्लीमेंटेशन बहुत ही लेट हुआ है। जैसे कि अभी रिजर्वेशन बिल तो पास हो गया पार्लियामेंट में, लेकिन अभी 2026 में सबसे पहले जो डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा, उसके बाद उसका रिजल्ट कब आएगा, उसके बाद उनका रिजल्ट आने के बाद इंप्लीमेंट होगा 2026 के बाद, और अभी चल रहा है 2023, मतलब आज से 3 साल बाद वुमन रिजर्वेशन बिल को इंप्लीमेंट किया जाएगा। एक्ट पास हो गया है, लेकिन उसका महत्व तभी है जब वो इंप्लीमेंट में भी तुरंत आ जाता है। लेकिन अभी महिलाओं को और भी इंतजार करने की ज़रूरत है। तो हमारे देश में सोसाइटी को अभी भी चेंज करने की ज़रूरत है कि हमें महिलाओं के हितों को ध्यान में रखना होगा, और वो भी तुरंत और शीघ्र, अतिशीघ्र। ठीक है, यही टॉपिक था, इसी के अंदर एडिटोरियल में ये कंटेंट था। अभी आपको समझ में आ गया होगा। इसमें से आपको लिखना है मेंस के अंदर कि जैसे आपको लीडरशिप रोल वाला लिख दिया, मतलब आपको पॉइंट ध्यान होने चाहिए। उसके बाद अपने को अपने हाथ से लिखना होगा, क्योंकि देखो पॉइंट आप पूरी चीज़ याद कभी नहीं कर सकते हो। आपको लगेगा मैं एडिटोरियल पूरा याद कर लूँगा, पॉसिबल ही नहीं है। बस अपने को दिमाग में ध्यान में रखना है कि अपने को पॉइंट्स याद होने चाहिए कि हाँ यार लीडरशिप रोल। अगर लीडरशिप रोल का पॉइंट याद है तो आप क्या करोगे, लीडरशिप का पॉइंट आते ही दिमाग में क्या करोगे, तुरंत वहाँ पे एडिटोरियल आया, जैसे मेंस का क्वेश्चन आया आप लिख दो कि महिलाओं के लिए क्या इनिशिएटिव होने चाहिए, तो लीडरशिप रोल में भी उनका फोकस होना चाहिए, जुडिशरी में उनको चांस मिलना चाहिए, जेंडर गैप को कम करने की जरूरत है, उससे रिलेटेड कोई इनिशिएटिव है तो वो बता दो। उसके अलावा राजीव गांधी, इंदिरा गांधी का एग्जाम्पल दे दो, सरोजनी नायडू का एग्जाम्पल दे दो, वुमेंस के बिहेवियर की क्रिटिक्स आलोचना भी कर दो, साथ के साथ ही वुमन रिजर्वेशन बिल के फायदे और नुकसान दिखा दो। इस तरह मेंस के अंदर अपन आंसर राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट है नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, अब 21.8% टू अभी 9.57 लाख करोड़ का नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हुआ है। तो ये न्यूज़ हमारे लिए काम की नहीं है कि कितना कलेक्शन हुआ, क्या हुआ, उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए काम क्या है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि जब बर्डन डायरेक्टली टैक्स पेयर पर होता है और जिस पर बर्डन डाला गया है वही अगर पे कर रहा है तो इसका मतलब है डायरेक्ट टैक्स, और जब जिस पर बर्डन डाला गया है वो पे नहीं करके अल्टीमेट कंज्यूमर पे कर रहा है तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि इनडायरेक्टली उसको पे किया जाता है। इसके अंदर जिसके ऊपर डायरेक्टली बर्डन जिस पर डाला जाता है वही पेड करता है, ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन, तो उसको डायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। उसमें इनकम टैक्स आता है, प्रॉपर्टी टैक्स आता है, वेल्थ टैक्स आता है। इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी, कस्टम, ये सारी चीज़ें आती है। उसमें बर्डन तो ऑर्गेनाइजेशन पे होता है, लेकिन पे कौन करता है, अल्टीमेट कंज्यूमर। तो इनडायरेक्टली पेमेंट किया जाता है कंज्यूमर के द्वारा, उसको इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। डायरेक्ट टैक्स की मतलब सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये इक्विटी को बढ़ाता है। कैसे, एक आदमी गरीब है तो उससे टैक्स कम लिया जाता है, एक आदमी अमीर है तो उससे ज़्यादा टैक्स लिया जाता है, तो दोनों के बीच में इक्विलिटी है। और नेशन को भी वेल्थ हो रही है, तो जिससे ज़्यादा इनकम है उससे ज़्यादा टैक्स, जिससे कम इनकम है उससे कम टैक्स, और जिसके पास इनकम नहीं है उससे कोई टैक्स नहीं। इससे का मतलब क्या हो गया कि लोगों के बीच में इक्विटी बढ़ेगी, समानता बढ़ेगी। ठीक है, अगर सबसे सिमिलर टैक्स ले लिया जाएगा तो उसके कारण इक्विटी नहीं बढ़ेगी, लोग जो गरीब और गरीब हो जाएगा। दूसरा प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब होता है कि जैसे 5 लाख तक 10% है, 5 लाख से ऊपर है 10 लाख तक 20% है, 5 लाख से 10 लाख तक 20% है, 10 लाख से ऊपर 30% है। इस तरह जो टैक्स स्लैब है, डिफरेंट टैक्स स्लैब के कारण बेनिफिट क्या मिलता है कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है, यानी जैसे जैसे आदमी की इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स बढ़ेगा। सरचार्ज किस पर, जिसकी बड़ी इनकम है उस पर सरचार्ज भी एक्स्ट्रा है, तो इस तरह प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है। प्रोडक्टिव यानी इनकम टैक्स का सबसे बड़ा फायदा क्या है, इनकम टैक्स का बेनिफिट ये है कि उसके कारण लोगों का पैसा लोगों के लिए यूज़ किया जा सकता है। अमीर आदमी अगर पैसा ज़्यादा कमा रहा है तो उसकी वेल्थ का यूज़ गरीबों को सहायता के लिए किया जा सकता है। इस तरह ये प्रोडक्टिव टैक्सेशन है। सर्टेनिटी यानी ये साल में एक बार ही लिया जाता है, तो ये सर्टेनिटी है कि भाई मार्च में एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर कि सर्टेन इस इवेंट पे ये टैक्स लिया जाएगा। एक साल के अंदर जब पूरा साल बीत जाएगा आदमी की इनकम कैलकुलेट की जाएगी और उसको सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करना है। इस तरह की सर्टेनिटी है कि एक साल में एक बार रिटर्न फाइल होगा, एक साल में एक बार, पूरे साल के अंदर एक बार ही टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। उसके अलावा अगर एडवांस टैक्स का कोई इवेंट है तो उस पर एडवांस टैक्स लगेगा। तो इस तरह इसमें चीज़ें सर्टेन है, तो पहले सर्टेनिटी है। साथ में इकोनॉमी को भी ग्रोथ मिलती है, क्योंकि अगर टैक्स कैलकुलेट होगा तभी गरीबों को मुफ्त अनाज प्रोवाइड किया जाएगा, उसी अमाउंट से इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, उसी अमाउंट से देश की इकोनॉमी को ग्रोथ दी जाएगी। इस तरह इनकम टैक्स के, डायरेक्ट टैक्स के और इनडायरेक्ट टैक्स के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ठीक है, इसके अंदर बॉडी कौन कौन सी होती है, तो सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम। ठीक है, ये दोनों बॉडी किसके अंदर आती है, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 के अंदर कवर है। ध्यान रखना एक्ट कौन सा है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963, और डिपार्टमेंट कौन सा है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर एक डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू होता है, उसके अंदर ये दोनों बोर्ड आते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम। और पहले इसका नाम क्या था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, लेकिन जैसे जीएसटी आया उसके बाद इसका नाम हो गया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स। ठीक है, ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। आज हमने सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए। एक आपको इजराइल वाला भी मैं आपके साथ के साथ ही दिखा देता हूँ कि इजराइल टॉपिक में इतना सा ध्यान रखना है कि सबसे पहले क्या हुआ था, एक 1948 में यूएन, समझ लो इसको, मैं सिंपल, ज़्यादा कोई भारी बात नहीं है, बस समझना है। 1 सेकंड, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। एक यूएन का पार्टीशन प्लान आया था 1948 में। उससे पहले क्या था कि एक पैलेस्तीन नाम का जो देश था उसके अंदर मुस्लिम, मुस्लिम, क्रिश्चियन और जो यहूदी है सब मिलकर साथ में रहते थे। 85% के आसपास मुस्लिम थे, 4% के आसपास मतलब यहूदी थे, सभी मिलकर एकदम पीस के साथ रहते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि एक जियोनिस्ट नाम का एक ग्रुप आया था, यूरोपियन ग्रुप। उनका उद्देश्य था कि ये यहूदियों को उनका जो भूमि है वापस दिलाई जाए और यहूदी देश बनाया जाए। ठीक है, धीरे धीरे हिटलर के जो मतलब जो अपना वॉर हुआ था वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, धीरे धीरे क्या हुआ, यहूदियों ने
धीरे 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 सब जने पैलेस्तीन में आके बसने लगे, और जैसे जैसे यहूदियों की पॉपुलेशन बढ़ी, दोनों में लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो गया, और दोनों के अंदर धीरे धीरे ये क्या बोलते हैं अपन, दोनों के बीच में बहुत बड़े बड़े इशू स्टार्ट हो गए। अब क्या हुआ कि 1948 में इसको सुलझाने के लिए यूएन का पार्टीशन प्लान आया। यूएन के पार्टीशन प्लान में बोला गया, 1947 के अंदर जो यूएन का पार्टीशन प्लान था उसके अंदर बोला गया कि 55% ज़मीन किसको दी जाएगी, इजराइल को। इजराइल नाम नहीं था, सिर्फ यहूदी तो जियोनिस्ट लोगों को क्या 55% दी जाएगी, जो ज्यूस पीपल है उनको तो 55% जगह, क्योंकि इजराइल नाम तो आया नहीं था। उसके अलावा बची हुई ज़मीन किसके पास रहेगी, पैलेस्तीन के पास। इसके कारण क्या हुआ, अरब देशों ने इजराइल पर अटैक कर दिया। उस टाइम पे ब्रिटेन ने क्या किया, 1948 के अंदर इजराइल को नाम दे दिया ऑफिशियली कि ये देश आज से द रिपब्लिक ऑफ जो इजराइल जाना जाएगा 1948 के अंदर। उसके बाद अरब वॉर स्टार्ट हो गई, और अरब देशों ने जैसे ही युद्ध किया, इजराइल की एक तरफा जीत हुई और 78% जगह पर इजराइल ने कब्जा कर लिया। 1948 की बात ही है। उसके बाद वापस युद्ध हुआ 1973 में, इजराइल ने 100% गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक और ऐसे करके 100% एरिया को कैप्चर कर लिया। प्लस सिनाई द्वीप, एक सिनाई द्वीप नाम से एक गोल्डन हाइट्स है। सिनाई द्वीप कहाँ का है, इजिप्ट का सिनाई द्वीप है, गोल्डन हाइट्स है। और उसके अलावा मतलब ये सारी जगह पर भी वापस कब्जा कर लिया। इजिप्ट की जगह पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया, मिस्र की जगह पर, ठीक है। उसके बाद यूएस का एक ओस्लो पीस प्रोसेस हुई, और ओस्लो पीस प्रोसेस में यूएसए ने इजिप्ट को समझा कर, मतलब उन दोनों के बीच में शांति समझौता स्टार्ट किया, और इजिप्ट को उसकी जगह वापस रिटर्न कर दी गई। और ओस्लो पीस प्रोसेस में जो पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन था एंड जो अपने इजराइल की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने डिसाइड किया कि वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी तो पैलेस्तीन के पास रहेगी और बाकी जो है जगह वो इजराइल के पास ही रहेगी। इस तरह उन्होंने पीस एक 2 स्टेट सॉल्यूशन पे आए। लेकिन हमास को ये चीज़ पसंद नहीं थी। हमास एक कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि पैलेस्टीनियंस जो इस्लामिस्ट ग्रुप है उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है। वो 1980 के अंदर अस्तित्व में आया था, और उन्होंने इस्लामिस्ट ग्रुप ने क्या डिसाइड किया कि हम आगे अपोज करेंगे इस ओस्लो पीस प्रोसेस का। उसके बाद हमास का अटैक हुआ, और हमास ने इसके बाद अभी 2011 क्या नाम है, कोविड के टाइम पे भी 2021 में भी अटैक किया, और 2023 का भी वॉर चली रहा है। तो हमास ग्रुप का उद्देश्य यही था, ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और इस्लामिस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और इनका उद्देश्य ये था कि इजराइल से वापस अपनी जगह लेना। तो इस तरह ये वॉर छिड़ा है, ठीक है। आपको सारा टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। मैं टेलीग्राम का लिंक भी साथ में दे दूंगा, उसमें जुड़िए आप। और साथ के साथ ही अगर आपको लगता है कोई इशू है तो आप कमेंट कीजिए, हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे। और आज वीडियो थोड़ी ज़्यादा इसलिए बन गई है क्योंकि अपन ने आईएमएफ को आज बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पढ़ा, इसलिए थोड़ी वीडियो 5 से 10 मिनट की ज़्यादा बन गई है। हम ट्राई करेंगे इसको जल्दी फिनिश करने की कल से फिर से। लेकिन आज की ज़्यादा होने का एक ही रीज़न है कि हमको आज कुछ टॉपिक्स भी ज़्यादा आए थे, न्यूज़ भी ज़्यादा थी, इसलिए सारे टॉपिक्स को कवर करना भी जरूरी है। प्लस इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, क्योंकि आज जो आप यूट्यूब पर दूसरी वीडियो देखोगे वो कम से कम 1 घंटे 10 मिनट की है, और लेकिन हमने उसको सिर्फ 30 से 35 मिनट्स में कवर कर लिया है। तो इसका मतलब है कि हमने उसको 50% टाइम आपका रिड्यूस कर लिया है। लेकिन एक्स्ट्रा टाइम लगने का कारण है क्योंकि आईएमएफ को मैंने आज बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है, ताकि क्या होगा कि उससे रिलेटेड सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।